नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, आज हम उस क्लास को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और एक बार रिकैप करते हुए कि हमने कौन कौन स्लाइड डिस्कस कर लिया। हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस कर लिया, रासायनिक परिवर्तन, उनके काफी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। हमने रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस कर लिया है, हमने अभिक्रिया के लक्षण को डिस्कस कर लिया है और हमने रासायनिक समीकरण की भी शुरुआत कर दी थी, जहां पर हमने देखा था कि जो रासायनिक समीकरण है वो 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस कर लिया था, जिसके बीच में हमने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को शुरू करने से पहले हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस रासायनिक समीकरण में फॉलो करता है और किस में नहीं करता। और हमने कुछ और एमसीक्यू इस नियम से जुड़े हुए भी देखे थे। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जहां पे हमने संतुलित रासायनिक समीकरण देखा था। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। असंतुलित रासायनिक समीकरण को अगर हमें संतुलित करना हो तो उसको संतुलित करने के लिए हमें किन किन चरण या किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, वो भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इन स्टेप्स का दिमाग में रखते हुए किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो हमें आसानी होगी और हमारे जो समीकरण को गलत होने के चांसेस जो होंगे वो बेहद ही कम हो जाएंगे। और हमने एक एग्जांपल जो हमने लिया था स्टार्टिंग में, आयरन की वाटर से रिएक्शन, जहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, उसको हमने डिस्कस भी कर लिया था। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कल हमने एक एग्जांपल को सारे स्टेप्स के साथ बैलेंस करके देखा था, संतुलित करके देखा था इस समीकरण को। और मैंने आपसे कल वादा किया था कि जब हम अगली क्लास में आएंगे तो कुछ एग्जांपल्स हम और लेंगे। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमें 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं और इन तीनों एग्जांपल में कुछ ना कुछ पॉइंट या ट्रिक आपको सीखने को मिलेगी कि अगर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हमें कैसे संतुलित करना है। तो अब आते हैं हम इस एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि अच्छा, एक चीज और है कि अगर जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो अगर उन्होंने पिछली 2 पार्ट, जो पिछले बीते 2 दिनों में 2 पार्ट हमारे स्ट्रीम हुए हैं यूट्यूब पे, अगर उन्होंने उन पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले दोनों पार्ट को देख के तब आप इस पार्ट को देखने की तरफ आए। क्योंकि हमने जो समीकरण को संतुलित करने का जो बेस सेट किया है वो हमने पिछली 2 क्लासों में किया है। अब आते हैं बिना समय को बर्बाद किए, वो भी एग्जाम में कितने तरीकों से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तरीका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो वर्ड्स में या शब्दों में आपको यौगिक या तत्व लिख कर देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो आज का हमारा पहला उदाहरण है उसमें हाइड्रोजन लिखा हुआ है शब्दों में, क्लोरीन लिखा हुआ है शब्दों में, और उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड को भी शब्दों में लिखा है। तो हमारा जो पहला काम होगा, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में, प्रतीकात्मक रूप में, मतलब ये जो आपके पास यहाँ अभिक्रिया दिखी हुई है इसको हम पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं, और बीच में तीर का निशान जिसको हम टेंस टू का साइन बोलते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा होता है HCl होता है। तो मैंने आपको कल बताया है कि कभी भी जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जाएंगे तो पहले हमको ये चेक करना है कि वो समीकरण संतुलित है या नहीं। कैसे चेक करना है, एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूँ इसी एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले हमें लिखना है, एक तरफ लिखना है अभिकारक, एक तरफ हमको लिखना है अभिकारक, वहीं दूसरी तरफ हम लिख देंगे उत्पाद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, वहीं उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो चलते हैं पहले, यहाँ पे हमारे पास कितने तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 तत्व दिखाई दे रहे होंगे, हाइड्रोजन और
क्लोरीन। तो पहले मैंने दोनों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या, अभिकारक की बात कर रहे हैं हम, डिस्कस कर चुके हैं अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अभिकारक जो है वो तीर के निशान की बाईं ओर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे बाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 2। क्लोरीन की संख्या बाईं ओर आपको कितनी दिखाई दे रही है? 2। अब आते हैं हम अपने उत्पाद की तरफ। अब ध्यान से देखेंगे उत्पाद में, अगर हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे उसको? एक। और इसको हम काफी डिटेल में अणु और परमाणु, जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें हमने इस पे डिटेल में चर्चा की थी। तो हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन भी एक है। तो अब अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पाद में तत्वों की संख्या को देखने के बाद हमको ये तो पता चल गया कि जो ये समीकरण है, ये समीकरण कैसा समीकरण है? एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसको संतुलित करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमने डिस्कस भी किया है। तो आइए एक बार देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अभिकारक में जो हाइड्रोजन की संख्या आपको दिखाई दे रही है वो 2। उत्पाद में जो अभिकारक में जो क्लोरीन की संख्या आपको दिखाई दे रही है, अभी हम अभिकारक की तरफ ही हैं। तो अभिकारक में हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। अब आते हैं उत्पाद में। उत्पाद में हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो हमें दोनों तरफ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करवाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो होना चाहिए। तो हम उत्पाद में हमें संख्या बढ़ानी है, तो क्या हम यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर दें, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो चुका है? एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि हमने अगर उत्पाद में 2 से गुणा कर दिया, बहुत ध्यान से देखेंगे, अभी हमने अभिकारक में कोई बदलाव नहीं किए। अभिकारक में अभी भी 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, लेकिन उत्पाद में केवल इस 2 का गुणा कर देने से हम यहाँ पर देखेंगे कि अब जो हाइड्रोजन की नई संख्या है वो कितनी हो चुकी है। हम, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, और मैंने बताया था कि जो तत्वों की संख्या होती है उसको हम नंबर ऑफ मोल से गुणा करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 टू 1 जा 2। तो हाइड्रोजन की संख्या अब 2 हो चुकी है। अब आते हैं क्लोरीन पे। अब हम आते हैं क्लोरीन पे, तो क्लोरीन की संख्या भी 2 1 जा 2। तो क्लोरीन की संख्या भी कितनी हो चुकी है? 2। तो अब हम यहाँ पाएंगे कि ये रासायनिक समीकरण अब क्या हो चुका है? संतुलित। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से उदाहरण उठाए हैं, ताकि हम एक एक करके जब आगे चलें तो हम ये देख पाए कि हर तरह के एग्जाम्पल डिस्कस हो जाएं। जो कल हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया था, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, तो वहां पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़े थे। तो हर तरह के उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक उदाहरण हमने कल डिस्कस किया था, एक आज डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। तो ये हमारा राइट आंसर आ चुका है, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और यहाँ पे जो अगला उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है वो है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया शब्दों में लिखी है तो उसे हम पहले एक रासायनिक समीकरण बनाएंगे, और जरूरी नहीं है कि हमेशा शब्दों में लिखी होगी। देखिए, मैंने जो पहला उदाहरण लिया था शब्दों वाला लिया है, दूसरा उदाहरण शब्दों वाला लिया है, लेकिन जब मैं तीसरा उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी समीकरण आपको लिखा हुआ मिलेगा, और फिर आपको सीधा इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो हर तरीके से आ सकते हैं। अगर हमारे पास समीकरण पहले से लिखा हुआ मिले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, हमें वो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर समीकरण शब्दों में लिखा है तो हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तत्व या किस यौगिक को किस रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाएंगे। तो आते हैं, देखते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल को। तो अब है यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम सभी जानते हैं कि Na होता है, प्लस जल, जल का सूत्र H2O, तीर का निशान। अब है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH, प्लस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम H2 से दर्शाते हैं। अब हमें इस रासायनिक समीकरण को करना है संतुलित। तो देखते हैं हम किस किस तरीके से हम इसे संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही काम हम करेंगे, ये चेक करेंगे पहले कि ये रासायनिक समीकरण
संतुलित है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। अब एक तरफ लिखेंगे अभिकारक या उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरी तरफ लिखेंगे हम उत्पाद या उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, और इनमें जो भी तत्व हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे दोनों तरफ ही। तो यहाँ पे जैसा कि आप तत्व देख पा रहे होंगे, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि अभिकारक में कितने सोडियम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभिकारक में हमारे पास केवल एक ही सोडियम है। अभिकारक में हमारे पास केवल एक सोडियम है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो अभिकारक में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 2 दिखाई दे रही है और अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या हो गई 1। अब आते हैं अपने उत्पाद की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम की संख्या यहाँ पे 1 ही है। जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की जो संख्या हो गई 3 हो गई। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की संख्या पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 1। तो इससे अब आपको हमको क्या करना है, अब हमको ये देखना है कि सोडियम बैलेंस है, सोडियम पहले से संतुलित है, ऑक्सीजन पहले से संतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अभी भी असंतुलित है। तो इससे हमें इतना तो अंदाजा लग गया कि जो ये समीकरण कैसा रासायनिक समीकरण है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अगर ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हीं चरणों का ध्यान रखना है जो हमने डिस्कस किए थे। आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की जो संख्या दिखाई दे रही है वो असंतुलित है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे आप लोग कि अभी जो अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन की जो संख्या हमारे पास उत्पाद में दिख रही है, ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है एक ये। तो पहला हम प्रयास ये करेंगे कि ये संख्या सम बन जाए। तो उसके लिए अगर हम उत्पाद में यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हमने 2 का गुणा कर दिया, तो क्या वो संख्या सम हो चुकी है? जो पहले संख्या 3 थी, विषम संख्या दिख रही थी आपको एक, क्या अब वो सम संख्या हो चुकी है? अब ध्यान से देखिए, ये तो जो हमें समीकरण में इनिशियली दिया था, प्रारंभिक रूप से जो संख्या दी थी, ये अब है। अब इसके बाद जो भी हम इस समीकरण में बदलाव करेंगे वो इसको संतुलित करने के लिए करेंगे, वो इसको संतुलित करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहला काम, जो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या जो विषम दिख रही थी उसको हमने सम बनाया। तो अब एक बार चेक करेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है। हाइड्रोजन यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 हो गए और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास पहले से ही थे। तो अब हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 4। अब हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 4। पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन को सम लाने के लिए जो हमारी जो सोडियम और ऑक्सीजन की संख्या थी वो भी बदल गई। तो एक बार हमको उनको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब सोडियम कितने हो चुके हैं? यहाँ पे 1 सोडियम है, 2 सोडियम हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 से गुणा करने के बाद सोडियम की संख्या भी बदल गई है और ऑक्सीजन की संख्या भी बदल गई है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं हम। अब हाइड्रोजन जो पहले 2 थे और पहले 3 थे, अब वो हो चुके हैं 4। तो अगर उत्पाद में 4 हाइड्रोजन है तो क्या हमारे पास अभिकारक में 4 हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए? तो अभिकारक में अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 बनाने के लिए हमें 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब अभिकारक में भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो चुकी है? 4। 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? अभिकारक में भी अब हमारे पास ऑक्सीजन 2 आ चुके हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन 2 आ चुके हैं। अभी हमारे पास क्या संतुलित नहीं है? अभी हमारे पास सोडियम संतुलित नहीं है। तो क्या अगर हम अभिकारक में सोडियम के सामने 2 लगा दें तो क्या अब हमारा ये समीकरण संतुलित हो चुका है? एक बार मैच कर लेते हैं। 2 सोडियम अभिकारक में, 2 सोडियम उत्पाद में, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन अभिकारक में और 2 यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके बताया है, 2 NaOH में और 2 ही हाइड्रोजन अलग से। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, ये भी संतुलित है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो 2 एकम 2 यहाँ पे
2 ही ऑक्सीजन अभिकारक में है और 2 ही ऑक्सीजन उत्पाद में है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो ये समीकरण है अब क्या हो चुका है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन चुका है। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, कुछ चीजें हो सकता है कि आपको पहली बार में ठीक से क्लियर ना हुई हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके फिर से प्ले करके इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये समीकरण जो है। अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो पहले से ही समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे एक काम तो आसान हो गया कि जो पहले शब्दों में या वर्ड्स की फॉर्म में अगर जो हमें अभिक्रिया लिखी हुई मिली थी तो उसको हम पहले समीकरण के रूप में लिख रहे थे, प्रारूप सिंबल प्रतीकात्मक रूप में लिख रहे थे उसको, रासायनिक समीकरण को उसके प्रतीकों का इस्तेमाल करके लिखे, तो वो यहाँ पे आपको पहले से लिखा मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl पहले से लिखा हुआ है, और आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 वो भी आपको पहले से लिखा मिला है, सिल्वर क्लोराइड AgCl वो भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में पहले से मिला है प्रतीकात्मक रूप में, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 वो भी आपको प्रतीकों के रूप में मिला है। तो इतना तो हमारा काम आसान हो गया कि अब इसको हमें प्रतीकों के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से आपको लिखा मिला है। तो अब अगला हमारा स्टेप वही रहेगा कि हम पहले अभिकारक और उत्पादों को लिखेंगे कि अभिकारक में जो दिए हुए तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है और उत्पाद में दिए हुए तत्व की संख्या कितनी है। तो आइए एक बार देखते हैं अभिकारक में। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं, ए से अभिकारक हो गया, इसी को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, तो आर से रिएक्टेंट हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, उत्पाद को यू से दिखा देते हैं और इसी को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, तो हमने उसको पी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि अभिकारक उत्पाद आपको ऑलरेडी काफी बार बताया जा चुका है। तो अब आप अभिकारक उत्पाद में ये मैं मानता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले जो भी तत्व हमारे पास अभिकारक में आपको दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लेते हैं। सोडियम है हमारे पास, क्लोरीन है हमारे पास, सिल्वर है हमारे पास, नाइट्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है हमारे पास। तो यहाँ पे 5 तत्व आपको अभिकारक में दिखाई दे रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, हमेशा मान के चलिएगा कि जो तत्व अभिकारक में है वही तत्व उत्पाद में भी होंगे। हो सकता है कि संख्या ऊपर नीचे हो, संतुलित हो या असंतुलित हो, बात की बात है। तो वही चीज हम सेम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि यहाँ पे सोडियम भी हो गया है उत्पाद में, यहाँ पे क्या क्लोरीन भी है उत्पाद में, यहाँ पे सिल्वर भी है उत्पाद में, चांदी, और नाइट्रोजन यानी N, और ऑक्सीजन भी उत्पाद में सब है। अब एक एक बार इनकी संख्या पर आते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी समीकरण को मैंने क्या बताया, पहले आप उसको ये चेक करेंगे कि वो संतुलित है या नहीं। अगर नहीं होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा, तब हम उसको संतुलित करने जाएंगे। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, जब कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आया कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो वो ये मान लेते हैं कि अगर इसको संतुलित करने को बोला गया है तो यहाँ पे कोई नंबर लगाना ही है। अब नहीं भी, अगर वो पहले से संतुलित होगा तब भी वो कुछ नंबर लगा के आ जाएंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में, अपनी हैबिट में, आदत में डाल लीजिए कि अगर कभी भी कोई रासायनिक समीकरण आपको एग्जाम में मिला है तो पहले आप ये चेक करेंगे कि वो संतुलित है या नहीं है। जब आप 10, 20, 25 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपको वो चेक करने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन जैसा कि अभी हमने स्टेप टॉपिक को स्टार्ट किया है, कल ही हमने इसको बताया था पहली बार, तो हो सकता है शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे 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 आप कुछ एग्जाम्पल समीकरण को सॉल्व करते जाएंगे ये आपकी हैबिट और आदत में आ जाएगा। चलिए आते देखते हैं इसको। सोडियम क्लोराइड में आपको यहाँ पे सोडियम केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो सोडियम की संख्या हो गई 1। आते हैं क्लोरीन पे, क्लोरीन भी अभिकारक में केवल एक ही जगह है, तो उसकी संख्या भी 1। आते हैं सिल्वर पे, सिल्वर भी अभिकारक में एक ही जगह है, तो उसको भी 1 लिख दिया। नाइट्रोजन भी अभिकारक में एक ही जगह है, तो उसको भी संख्या 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो हमने अभिकारक में तत्वों की संख्या जो भी जितने थे हमने उसको लिख दिया। अब देखते हैं हम उत्पाद में यानी प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं कि सोडियम की संख्या उत्पाद में कितनी है, 1। क्लोरीन की संख्या उत्पाद में 1, सिल्वर की संख्या उत्पाद में 1, नाइट्रोजन की संख्या उत्पाद में 1, ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में 3। तो आप जब तुलना करेंगे अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या पे, तो आप ये पाएंगे कि जो ये रासायनिक समीकरण है 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3, तो आप ये पाएंगे कि ये रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। तो ये दिमाग में मत बिठाइएगा कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया या संतुलित करने के लिए बोला गया है
तो उसको कोई नंबर लगाकर ही हमें संतुलित करना है। इससे पहले जो हमने 2 उदाहरण देखे थे, तो वहां हमने ये पाया था कि वहां पे हमें उनको संतुलित करने के लिए किसी नंबर से गुणा करने की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन जब इस समीकरण में हमने अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित जब तत्वों की संख्या लिखी, तो हमने ये पाया कि वो पहले से ही बराबर है, तो इसको हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी क्या करेंगे आप लोग, तीन तीन एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी प्रकार जब हम चैप्टर एंड हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में जब रिवीजन क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे, तब हम इससे जुड़े और भी उदाहरण को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो बुक है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे उदाहरण पहले से दे रखे हैं, जिसको आप प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी उदाहरण में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक उदाहरण लिखकर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो एक बार आप इन तीनों उदाहरणों को अगर कुछ समस्या हो तो दोबारा रिप्ले कीजिएगा, एक बार दोबारा से देखिएगा। चलते हैं फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने अभी तक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लिया, हमने रासायनिक समीकरण के बारे में समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहां पे हम बढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की तरफ, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और हम बहुत डिटेल में एक एक रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। और इन रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के सिमुलेशन का भी इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आवश्यकता पड़ेगी कि आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए अगर हमें लगा कि किसी टूल या अलग अलग प्लेटफॉर्म के अगर इस्तेमाल करना है, तो वो भी प्रयास किया जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमारे सामने दिख रही हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के यहाँ पे 7 प्रकार हैं, लेकिन जो नीचे वाले 2 प्रकार हैं ये ऊष्मा के आधार पर है। तो ऊष्मा के आधार पर जो 2 प्रकार हैं, जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अलग से इसीलिए मैंने, क्योंकि ये ऊष्मा के आधार पर है, इसीलिए मैंने इसको जो क्या किया है, अलग से आप लोगों के लिए लिस्ट किया है इसको, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा इनको तो ऊष्मा के आधार पर पढ़ाऊंगा, तो इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पहले 5 प्रकार हैं, और इन पहले 5 प्रकार को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में वही है संयोजन अभिक्रिया। अगला दूसरा जो हमारे रासायनिक अभी कितने प्रकार हैं वो डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद एक एक करके हमको सबको विस्तार पूर्वक पढ़ना तो है ही। दूसरा अभी जो प्रकार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो है वियोजन, या उसी का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पांचवा यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार है वो है उपचयन और अपचयन। दोनों एक ही साथ ली जाते हैं, हालांकि दोनों में अंतर होता है, जिसको हम डिटेल और कंबाइंड फॉर्म में इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जब हम इसको अलग से जब पढ़ेंगे तो एक इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम उपचयन के बारे में भी बात करने वाले हैं और अपचयन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जब हम बेस्ड ऑन हीट की अगर बात करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था, ऊष्मा के आधार पर हमारी 2 रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो अब जो हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए, इन्हीं सब रिएक्शन को हमें एक एक करके डिस्कस करना है, काफी विस्तार से डिस्कस करना है। और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के जो लिस्ट है वो मिल गई। तो अब हम चलते हैं बिना समय को खराब किए हुए अपनी पहली रासायनिक अभिक्रिया की तरफ, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि मैंने बताया था, इसी अभिक्रिया को अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या है ये रासायनिक अभिक्रिया, एक बार समझेंगे आप लोग। बहुत आसान है, अगर आप 5 रासायनिक अभिक्रियाओं को
अंतर के साथ, उदाहरण के साथ यदि आप समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन अभिक्रियाओं को रटने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान, अटेंशन यहाँ पे रखा इस क्लास की तरफ, और अगर डाउट भी रहेगा तो अगर आपने इसको 1 से 2 बार, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी आपको ये वीडियो, तो आप इसको 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली अभिक्रिया की तरफ, जो है संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू किया था, हमने अभिकारक उत्पाद शुरू किया है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा अब। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो अक्सर यहाँ पे जो हमारे उदाहरण है, अभिकारक कम कितने होंगे? कम से कम 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद एक ही बनेगा, उत्पाद एक ही बनेगा। वही इस रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन है, परिभाषा उसकी यही है। तो रटने पे नहीं जाना है, सिंपल से आप समझ लीजिए, जहां पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे, उत्पाद एक बनेगा, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 उदाहरण रखे हैं, एक एक करके इन चारों उदाहरण को हम देखते हैं। और अब रासायनिक समीकरण जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि रासायनिक समीकरण क्या हो गए। तो ये समीकरण के रूप में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो पहला उदाहरण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पहला अभिकारक हो गया हमारा, ये दूसरा अभिकारक हो गया, ये 2 अभिकारक मिलकर हमारे पास जो एक उत्पाद यानी कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दूसरे उदाहरण में भी देखेंगे आप, एक अभिकारक, एक उत्पाद, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे भी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। फिर से देखते हैं एक और उदाहरण के साथ, यहाँ पे भी हमारे पास एक और एक, 2 अभिकारक, उत्पाद कितना बन रहा है? एक, तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक अभिकारक, दूसरा अभिकारक, एक उत्पाद, अभिक्रिया कैसी हो गई? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि हमारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आपका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वही है इंग्लिश में डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही चीज है यहाँ पे इंग्लिश में भी। तो एक बार आप इसको देख लेंगे। क्या संयोजन अभिक्रिया में किसी को डाउट? मुझे नहीं लगता कि संयोजन अभिक्रिया में आपको कोई डाउट रह गया होगा। 2 अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, एक उत्पाद बन रहा है, अभिक्रिया कैसी हो गई? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अब हमारे पास प्रश्न आता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया यानी का जो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, इसको हम समझ तो गए हैं, पर ये अभिक्रियाएं होती कैसे हैं? तो इस अभिक्रिया के लिए एक सिमुलेशन का हम यूज करने वाले हैं। इस अभिक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक सिमुलेशन का यूज करने वाले हैं। ओ लैब्स की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑनलाइन लैब्स की एक वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम इसको देखने वाले हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि अभी हम वर्चुअल मोड में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे रियल एक्सपेरिमेंट करा पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक वर्चुअल मोड में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं। आप ये समझ चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, और 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना देते हैं। तो ये बात तो आपको हर किताब में मिलेगी, हर जगह लिखी है, हर टीचर आपको ये बताएगा। लेकिन अब हम चलते हैं सिमुलेशन के थ्रू इसको देखने वाले हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। सिमुलेशन के थ्रू हम इसको देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सेटअप है हमारे पास। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपके पास जो लिखा हुआ है क्विक लाइम, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे नाम होंगे जिसको हम इसी कक्षा में, 10वीं कक्षा में ही आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको उनका समीकरण बताऊंगा और उसकी रिएक्शन के थ्रू आपको ये समझाऊंगा। हालांकि क्विक लाइम के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ेंगे वहां पे उस चैप्टर में।
तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जो क्विक लाइम है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। डिस्टिल वाटर एक वाटर की ही फॉर्म है, तो H2O हो गई। अब यहाँ से पहले हम यहाँ पे जिस रासायनिक अभिक्रिया, जिस संयोजन अभिक्रिया को डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको उसकी इक्वेशन लिख देता हूं। अभी हम यहाँ पे संतुलित असंतुलित नहीं देखेंगे, अभी यहाँ पे हम केवल समीकरण लिख के देखेंगे कौन कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ जिस संयोजन अभिक्रिया का हम यहाँ पे उदाहरण लेने वाले हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास जो एक सिंगल प्रोडक्ट आता है, जो एक एकल उत्पाद आता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने ये तो पढ़ लिया कि जहां पे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी या संयोजन अभिक्रिया होगी। पर वो अभिक्रिया होती कैसे है, तब हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इस समीकरण में देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे कितने अभिकारक दिखाई दे रहे हैं आपको। अभिकारक दो हैं, हाँ या ना? एक अभिकारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दूसरा अभिकारक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ पे जो हमारा एक उत्पाद यानी जो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो हमारे पास मतलब हम इतना तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इतना तो पहचान हमें हो गई होगी कि जो समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है वो किसका समीकरण है, वो एक संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का समीकरण है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समीकरण आप सबको क्लियर है, क्योंकि अब मैं इसको सिमुलेशन के थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्विक लाइन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये था कैल्शियम ऑक्साइड। तो पहले इसमें पानी मिलाने पे हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है, हम पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्विक लाइन को हम इस खाली बीकर पर लेके जाएंगे। हमने जो क्विक लाइम का जो सॉल्ट है कैल्शियम ऑक्साइड का, उसको खाली बीकर में डाला। ध्यान से देखिए कैसे बदलाव हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर से जो H2O है उस क्विक लाइम के सॉल्यूशन में, टेम्परेचर पे भी ध्यान दीजिएगा, अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही हमने क्विक लाइम में H2O को ऐड किया है, देखिए टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है। रियल लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और जब क्विक लाइम के जो सॉल्ट में जब हम पानी मिलाएंगे, तो जिस भी बीकर में हम उसका मिला रहे होंगे, उस बीकर वो बीकर थोड़ा गर्म हो जाएगा पहले की तुलना में, टेम्परेचर बढ़ा, आप देख पा रहे होंगे। ये स्टेप कंप्लीट हो गया है और उस सॉल्यूशन वो थोड़ा गर्म सॉल्यूशन हो जाएगा, बीकर हीट करेगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वाटर का, रूम टेम्परेचर जो भी उस दिन का होगा, तो उससे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा। तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। खैर अभी हमको ये देखना है कि संयोजन अभिक्रिया कैसे है। तो अभी जो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है, ये जो इस बीकर में अभी हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया हमको, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इसी को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसी को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। इसी को समझना है बहुत ध्यान से, क्योंकि जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वो लाइम वाटर की लिखी है कि लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, तब जाके हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो अभी हमने अभी लाइम वाटर मिलाया है, तो लाइम वाटर बना लिया है। अब बस हमको क्या करना है, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड डालना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से लेकर आएंगे, बहुत सोचने वाली बात है। बहुत महंगा मिलता है क्या, देखते हैं कैसे कहाँ से लाते हैं। तो अभी जो हमारे पास, अब इसको इरेज करते हैं, ये वही बीकर है जो हमने पीछे अभी सॉल्यूशन बनाया था, और इस बीकर में अभी हमारे पास लाइम वाटर है। जो मैंने आपको बताया था कि लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला स्टेप पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम ड्रॉपर को लेकर आएंगे, ड्रॉपर से लाइम वाटर को हमने ड्रॉपर में ले लिया है। ड्रॉपर को अब ले जाके हम एक टेस्ट ट्यूब में, एक परख नली में उस सॉल्यूशन को डाल देंगे। डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज करने में समस्या आए, लेकिन यहाँ पे क्लोज होगा। देखिए पूरी टेस्ट ट्यूब होल्डर को, टेस्ट ट्यूब को हमने पूरी तरह से कॉर्क की सहायता से उसको क्या कर दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया, ताकि उसको और कोई दूसरी गैस ना मिले। क्योंकि हमको पता है कि हमारे आसपास क्या है, ऑक्सीजन गैस हर समय, और भी बहुत सारी गैसें हर समय रहती हैं, लेकिन अभी हमको केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या देना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे एक नेटवर्क एरर की वजह से यहाँ पे टेस्ट ट्यूब पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है, एक बार हम इसको रीसेट करके दोबारा देख सकते हैं।
अभी लोड नहीं हो पाई पूरी तरह से, एक बार रीसेट करते हैं। एक बार हम इसको रीसेट करते हैं। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि अब तो हम समझ चुके हैं। अब हम उसको दोबारा, क्योंकि नेटवर्क एरर की वजह से वो टेस्ट ट्यूब पूरा लोड नहीं हुआ था। अब हमको कुछ नहीं करना है। हम आप जानते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी फूक की सहायता से उस टेस्ट ट्यूब में उस परख नली को हम दे सकते हैं। लेकिन नेटवर्क एरर की वजह से वो लोड नहीं हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट हम दोबारा सोल्यूशन रेडी कर लेते हैं। हम जितनी बार चाहें उतनी बार सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचराइज होगा धीरे धीरे वो हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन, जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम सॉल्ट नहीं, सॉरी, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलियन बनेगा हमारे पास, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होगा। चलते हैं फटाफट अगले स्टेप की तरफ। फटाफट से हम ड्रॉपर से लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेके उसको हम परख नली में डाल देते हैं और फटाफट हम इसको क्लोज भी कर देंगे ड्रॉपर से, कॉर्क की सहायता से। देखिए अभी टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ पे देखिए, चलिए अभी टेस्ट ट्यूब पूरा लोड नहीं हो रहा है, बट आप समझिए इस चीज को। जैसे ही हम ब्लो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लो करने पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, लोड हो चुका है। चलिए ठीक है, तो नेटवर्क एरर की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। जैसे ही हमने ब्लो किया है, जो लाइम वाटर का सॉल्यूशन था वो मिल्की हो गया। और लाइम वाटर का सॉल्यूशन अगर मिल्की हो गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से वो रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से लाए कार्बन डाइऑक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो अभी हमने प्रिपेयर किया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखिए आप यहाँ पे हम फूक अगर मारेंगे, इसीलिए हमने उसको कॉर्क की सहायता से क्लोज कर दिया था टेस्ट ट्यूब को। अब हमने उसमें जब ब्लो किया, फूक मारी जब उसमें, तो जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया। इसका मतलब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। तो जो ये रासायनिक अभिक्रिया थी CaCO3, यहाँ पे हम, इसका मतलब जो यहाँ पे इस वक्त टेस्ट ट्यूब में मौजूद है सफेद रंग का जो विलियन है, वो कौन सा विलियन है? कैल्शियम कार्बोनेट का विलियन है। तो यहाँ पे आप समझिए, दो अभिकारक मिलके जब एक उत्पाद बनाए तो हमारे पास अभिक्रिया कैसी होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। और इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिलते हैं, जिसको हमने एक सिमुलेशन के थ्रू भी देखा। आप भी इस सिमुलेशन को घर पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपने देखा था कि हमने ओलैप को पहले सर्च किया और इस रिएक्शन का सिमुलेशन किया। चलते हैं वापस एक बार अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो अभी हमने कौन सी रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है? अभी हमने डिस्कस कर लिया है संयोजन अभिक्रिया को, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम बाकी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं इन सबको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। समय आज इतने की ही इजाजत देता है, क्योंकि अगर हमने वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, अगर हमने इसको भी आज शुरू किया तो थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक सिमुलेशन है। एक सिमुलेशन की सहायता से, सिमुलेशन वही होते हैं वर्चुअल लैब, हम कह सकते हैं ऑनलाइन लैब, कि हम ऑनलाइन लैब की सहायता से कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि अभी हम वर्चुअल मोड में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिजिकली हम एक दूसरे के साथ अभी नहीं है, तो अभी हमें वर्चुअल मोड पे जब एक्सपेरिमेंट करने होंगे तो समय लगेगा। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। आज हमने संयोजन अभिक्रिया तक डिस्कस कर लिया है। आई होप कि संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। इनकेस अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है, आपके पास ऑप्शन है कि इस वीडियो को 2, 3, 10, 50 जितनी बार भी आप देखना चाहें आप देख पाएंगे इस वीडियो को। अगली क्लास में हम एक बार फिर मिलेंगे, वियोजन अभिक्रिया से हम शुरुआत करेंगे अगली क्लास में, और जिसके बाद हम लगभग का इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में एक एक करके डिटेल में, और ये प्रयास करेंगे कि लगभग हर रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम वर्चुअल मोड पे, अगर सिमुलेशन उसका अवेलेबल होगा तो हम वर्चुअल मोड में सिमुलेशन के साथ उसको हम डिस्कस करें। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।